देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा मैं गाजा में एक बार फिर से शुरू होने वाली जंग की, जिसका अंदेशा था शायद वही होने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। दरअसल हमास और इसराइल के बीच इस वक्त सीज फायर चल रहा है। बंधकों की और कैदियों की अदला बदली हो रही है। हालांकि अभी भी 602 कैदी सीज फायर की डील के मुताबिक फिलिस्तीन के इसराइल ने नहीं छोड़े हैं, लेकिन हमास ने डील के मुताबिक बंधकों को छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, आधे से ज़्यादा बंधक हमास ने इसराइल के छोड़ दिए हैं। अब कुछ ही बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिसमें से कई सारे बंधक ऐसे भी हैं जिनकी शायद मौत हो चुकी है, लेकिन अभी खबरें सामने नहीं आई हैं। इसराइल अब धमकी दे रहा है। कुछ बंधक छूटे, इसराइल ने धमकी देना शुरू कर दी कि हम इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक पूरी तरीके से गाजा से हमास को ख़त्म नहीं कर देते। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार जंग को फिर से शुरू करने की धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि हमारी सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। गाजा में हम तब तक जंग बंद नहीं करेंगे जब तक हमास पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। इसराइल का यह नेता कहता है कि जो बंधक हमारे बकाया बचे हैं, उन बंधकों की वापसी तक हम सीज फायर के लिए आगे भी राजी हैं। इन लोगों की नीयत साफ है कि सारे बंधक हमारे पास जब आ जाएंगे तो उसके बाद हम खुलकर हमले करेंगे और फिर हमारे देश के लोगों का, अपनों का भी हमें साथ मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि हमास के कब्जे में बंधक थे, तो जब इसराइल हमास के ऊपर हमले करता था, हमास पलटकर उधर से धमकियां देता था कि हम आपके बंधकों के साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो इसराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते थे। नेता लोग बेंजामिन नेतन्याहू की बुराई करते थे। लेकिन जब सारे बंधक हमास की कैद से आजाद हो जाएंगे तो उसके बाद इन यहूदियों का भी साथ बेंजामिन नेतन्याहू को मिलने लगेगा। यही चाहता है कि कैसे भी जल्द से जल्द बंधक आ जाए, उसके बाद फिर से हम ऑपरेशन शुरू करें। और साथ डोनाल्ड ट्रंप का भी मिल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को। फिलहाल इस मामले पर खबरें और भी हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम यहां पर आ गया है, उनके समर्थन की बात आ गई है, तो आपको एक बहुत लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं। दुनिया हैरान रह गई डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से। यूनाइटेड नेशंस में एक निंदा प्रस्ताव आया था जिसमें रूस की निंदा की जानी थी कि रूस किस तरीके से यूक्रेन को तबाह कर रहा है, हमले कर रहा है, इस जंग को बढ़ाया जा रहा है। निंदा प्रस्ताव आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने उस निंदा प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। यानी डायरेक्टली कहूं तो रूस की सपोर्ट में वोट डाला, यूक्रेन के खिलाफ वोट डाला। जो अमेरिका पिछले 3 साल से यूक्रेन को रशिया के साथ लड़ने में मदद कर रहा था, उस यूक्रेन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने वोटिंग की है। पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप रूस के करीब क्यों जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बदला हुआ रुख ज़ेलेंस्की को भी काफी परेशान कर रहा है। और ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, लगातार यह बात कह भी रहे हैं कि अमेरिका के बिना हम कुछ नहीं है, रूस हमें तबाह कर देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। यह खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है। पूरी दुनिया की मीडिया यह दिखा रही है कि हमास के नेता मूसा अबू मरजोक, इन्होंने अब इतने दिन के बाद अपनी गलती कबूल कर ली है। एक बड़े लीडर हैं संगठन के। इन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि अगर हमें ऐसा अंदेशा होता कि इतनी तबाही हो सकती है गाजा के अंदर, तो हम इस तरीके से जो हमने 7 अक्टूबर को हमला किया था, इसराइल पर हमला नहीं करते। हमें इस बात का अंदेशा नहीं था कि इसराइल इतनी बुरी तरीके से आम लोगों को मार देगा। इसी बात को लेकर पूरी दुनिया की मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि इतने दिन के बाद आतंकियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अपनी गलती मान ली है कि हमें हमला नहीं करना चाहिए था। फिलहाल इसराइल गाजा को तो तबाह कर चुका है। पूरी दुनिया की नजर में इस वक्त सीज फायर है, लेकिन दोस्तों वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल वही कर रहा है जो अब तक गाजा के अंदर हो रहा था। वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल लगातार हमले किए जा रहा है। इसराइल कह रहा है कि यहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, यहां पर जो संगठन है उसके लोग बहुत तेजी के साथ अपने पैर पसार रहे हैं, इसलिए हमें वेस्ट बैंक को भी, जो जैनिन एरिया है खासकर, उसको पूरी तरीके से खत्म करने में लगा हुआ है।
आपको 3-4 दिन पहले बता चुका हूं। जो वित्त मंत्री है इजराइल का, वो कह चुका है कि 2025 का हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि वेस्ट बैंक में अब तक जितना निर्माण हुआ है उससे कहीं ज्यादा को हम खत्म कर देंगे। इजराइल इस वक्त जिस एरिया में तबाही मचा रहा है, 29 लाख आबादी वहां पर रहती है, तकरीबन 6 लाख आबादी जो है विस्थापित हो चुकी है। इजराइल जिस इलाके में इस वक्त तबाही मचा रहा है उस इलाके में तकरीबन 29 लाख की आबादी है। तकरीबन 40,000 फिलिस्तीनी परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। इजराइल इस वक्त जिस इलाके में तबाही मचा रहा है, वेस्ट बैंक के 29 लाख की आबादी उस एरिया में रहती है। तकरीबन 40,000 लोगों ने इन्हीं हमलों की वजह से अपने घर को छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह ले ली है। जिस तरीके से गाजा के लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह ले रहे थे। तो ये सीज फायर तो लग रहा है दुनिया को, लेकिन सीज फायर है नहीं। एक साइड सीज फायर है फिलिस्तीन के, तो दूसरी साइड इजराइल अपना काम लगातार किए जा रहा है। फिलहाल एक और बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान ने अपनी परमाणु सुविधाओं के आसपास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया है और कुछ और नए एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात कर दिए हैं। ईरान को ऐसे इनपुट मिले हैं कि अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकते हैं, इसलिए आसपास के परमाणु एरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड पर रख दिया है। दोस्तों, ये साल अभी शुरू हुआ है, फरवरी का महीना चल रहा है। वेस्ट बैंक के अंदर 15 बच्चों को खत्म कर दिया है। गाजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। गाजा ऐसा नहीं बचा है कि ठीक से वहां पर कोई गुजारा कर सके, अपनी जिंदगी को गुजार सके। जब तक गाजा का फिर से पुनर्निर्माण नहीं होगा, रहने लायक जगह गाजा इस वक्त नहीं है। छोटे मोटे हॉस्पिटल्स जो काफी तबाह हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उसमें थोड़ा बहुत इलाज चल रहा है। शीत लहर इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही है गाजा के अंदर। एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ पेशेंट, उसमें तकरीबन 5 नवजात शिशुओं की मौत हो गई क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, शीतलहर चल रही, जिसकी वजह से शायद वो जम गए, उनको पूरी सुविधा वहां पर नहीं मिल पाई। तो जो बच्चे पैदा भी हो रहे हैं उनके साथ भी इस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हालात अच्छे नहीं हैं गाजा के। गाजा में अब रमज़ान आ रहा है, देखते हैं कि किस तरीके के हालात रहते हैं, खाना पानी ठीक से मिल पाता है लोगों को या नहीं मिल पाता है। लेकिन ये जो हुक्मरान हैं ये सिर्फ अभी भी मीटिंगें कर रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर इन सभी हुक्मरानों ने बैठकर बिरयानी खाते हुए बात की थी, यही बात की कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और आज़ाद होना चाहिए और अलग राज्य बनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बस उसके बाद कुछ नहीं। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है ये इजरायली नेसेट का सदस्य है, बातूरी। ये कहता है कि हमें गाजा में सभी जवान मर्दों को ख़त्म कर देना चाहिए और बच्चों को उनकी माताओं से अलग कर देना चाहिए। सोच देख रहे हैं आप इन लोगों की, किस तरह की ये सोच रखते हैं। फिलहाल चलते चलते एक खबर आप लोगों को अपने देश की भी बता देता हूं। जब भी हमारे देश में एग्जाम का टाइम आता है तो ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। 10वीं की परीक्षा थी, जौनपुर एक इलाका है, वहां पर एक स्कूल के अंदर, इंटर कॉलेज के अंदर कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर चली गई। उनसे हिजाब उतारने को कहा गया, उन्होंने हिजाब नहीं उतारा। 4 मुस्लिम बच्चियां बिना हिजाब उतारे वहां से वापस आ गई, उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। जो केंद्र व्यवस्थापक थे वहां के, उन्होंने कहा कि बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां यहां पर आई थी हिजाब पहनकर, उन्होंने हिजाब उतारकर एग्जाम दिया, लेकिन 4 लड़कियां ऐसी थीं जो बिना हिजाब उतारे ही, उन्होंने हिजाब नहीं उतारा और एग्जाम भी नहीं दिया और वहां से वो चली गई। ऐसे मामले हर साल हमारे सामने आते हैं कि जब हिजाब उतारने पर जोर दिया जाता है, लड़कियां हिजाब नहीं उतारती हैं और बिना पेपर दिए ही वो लोग अपने घर पर वापस चली जाती हैं। इस मामले पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।